प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान के इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक उनका हम लोग विश्लेषण करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है आपके लिए और इसमें आपको वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ आपको ये बताना है कि वीडियो में कौन सा पार्ट या कौन सी व्याख्या आपको ज़्यादा अच्छी लगी है, उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं और ये बताएं कि आप लोग कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं, ये आप लोग जरूर बताएं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और पूरा वीडियो देखना है यदि आप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करना चाहते हैं। तो जो हम लोग अध्ययन करेंगे उस पाठ का नाम है संधि डायोड थर्ड ट्रांजिस्टर। संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर, ये आज का हमारा टॉपिक है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। बोर्ड परीक्षा में इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं संधि डायोड में और इसको जानने से पहले हम कुछ परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण है इसकी जान लेते हैं। चालक और अचालक पदार्थों के बारे में हम लोग जानते हैं। इस पाठ जो पूरा आधारित है, यह पाठ वो पूरा पाठ एक शब्द है या एक और चालक होता है जिसके इर्द गिर्द घूमता है, उस चालक को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक। क्या कहते हैं भैया? अर्धचालक कहते हैं। इसी एक अर्धचालक के चारों तरफ ये पार्ट घूमता रहता है। आइए, अर्धचालक आप लोग किसे कहेंगे? तो वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक व अचालक पदार्थों के मध्य होती है। चालक व अचालक पदार्थों के मध्य होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, शुद्ध अर्धचालक। या निज अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। आइए चलते हैं शुद्ध अर्धचालक की तरफ। शुद्ध अर्धचालक ऐसा अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो, जिसमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो। शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक। ऐसा अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो, शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक
कहलाता है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक हैं। कैसे अर्धचालक हैं? निज अर्धचालक बाह्य अर्धचालक, ऐसा अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य मिला हो, बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक कहलाता है। बाह्य अर्धचालक जिसमें कोई ऐसा अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य हम मिला दें, उसे हम क्या कहेंगे? बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक कहेंगे। बनता कैसे है भैया? तो जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता क्या होती है? बहुत कम होती है। यानी हमारे पास प्रकृति में दो ही शुद्ध अर्धचालक हैं, जिसका नाम है जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। इन अर्धचालकों की संयोजकता होती है 4, और इन 4 संयोजकता वाले अर्धचालकों में कोई ऐसे अपद्रव्य मिलाएं जिनकी संयोजकता 5 हो या 3 हो, तो इनकी चालकता जो है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, और लगभग 16 गुना बढ़ जाती है। इसी अपद्रव्य को मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग अपमिश्रण कहते हैं। जब अपद्रव्य मिलाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपमिश्रण कहते हैं। और जैसे ही अपद्रव्य मिला देते हैं तो जो चालक बनता है, अर्धचालक बनता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। आइए देखते हैं इस अपद्रव्य के मिलाने से इनकी चालकता बढ़ कैसे जाती है। तो जैसे ही हम लोग मिलाते हैं तो हमको 2 प्रकार के अर्धचालक मिलते हैं बाह्य अर्धचालकों में। एक हो जाता है एन टाइप और दूसरा हो जाता है पी टाइप। आइए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आपको पूरा देखना है और वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पी टाइप और एन टाइप के बारे में। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एन टाइप, नंबर 2 पी टाइप। आइए चलते हैं और देखते हैं एन टाइप के अर्धचालकों को, यानी किस टाइप को हम लोग अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहेंगे। यानी एन टाइप अर्धचालक कैसे बनता है और इसमें वैद्युत का चालन कैसे होता है, इसकी पूरी क्रियाविधि को हम लोग समझते हैं। एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। देखिए भैया, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन की जो चालकता संयोजकता होती है वो होती है 4। अब एन टाइप अर्धचालक हम कैसे बनाते हैं? जब 4 संयोजकता वाले तत्व में 5 संयोजकता वाले तत्व, ऐसा जब इसमें ऐसे अपद्रव्य को मिलाते हैं
जिसकी संयोजकता 5 हो। एन टाइप अर्धचालक कब बनेगा? जब हम जर्मेनियम या सिलिकॉन में क्या करेंगे, 5 संयोजकता वाले किसी अपद्रव्य को मिलाएंगे या किसी पदार्थ को मिलाएंगे तो हमारा कौन सा बनेगा? एन टाइप अर्धचालक बनेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन यानी वैद्युत का चालन कैसे होगा या किस प्रकार होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भैया ये हमारे पास एक परमाणु है, यानी जर्मेनियम या सिलिकॉन किसी को ले लीजिए, जिसकी संयोजकता है 4, यानी इसके जो 4, इसमें जो है बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने कहा कि इसमें हमको अपद्रव्य मिला देना है और ऐसा अपद्रव्य मिलाना है जिसकी संयोजकता क्या हो? +5 हो। तो चलिए मिलाते हैं। हम यहां पर एक परमाणु ले लेते हैं जिसकी संयोजकता है 5। अब 5 का मतलब क्या है कि इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? इसकी संयोजकता 4 है और इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ सहसंयोजक बंध बना लेंगे। ऊपर भी परमाणु होंगे, उनके साथ क्या बना लेंगे? सहसंयोजक बंध बना लेंगे। लेकिन इस 5 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है और वह बहुत कम ऊर्जा में, यानी बहुत ही कम ऊर्जा के व्यय में क्या होगा? इस सहसंयोजक बंध से या इस परमाणु से अलग हो जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा। और जैसे ही इस बंध से अलग होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन इस पूरी युक्ति में वैद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होगा। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अपद्रव्य मिलाया हमने, जिसकी संयोजकता 5 थी, उसका 1 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता है और वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त होकर के पूरे मिश्रण में यानी पूरे यौगिक में टहलने लगता है, जो वैद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होता है। और इसी प्रकार की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग एन टाइप अर्धचालक को समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आइए चलते हैं पी टाइप अर्धचालक पर और उसको भी समझ लेते हैं। पी टाइप अर्धचालक, इसमें क्या होता है भैया? इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें ऐसे अपद्रव्य को मिलाते हैं जिसकी संयोजकता अब की बार क्या हो? 5 ना होकर के 3 हो। कितनी हो संयोजकता? 3 हो। और जैसे ही 3 संयोजकता होगी, क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं। ये 4 है, यहां पर हमने क्या किया था? इसी में हम लोग करेंगे 3 संयोजकता वाले। और जैसे ही 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया? तो आप देखेंगे कि इसमें तो क्या है कि 3 ठू इलेक्ट्रॉन है, तीनों किसी ना किसी से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन इसका एक स्थान क्या होता है? यहां पर खाली रह जाता है। और जैसे ही हम बाह्य वैद्युत बल लगाते हैं, इसमें बाह्य वैद्युत बल लगाएंगे तो क्या होगा? जर्मेनियम या सिलिकॉन जिस भी पदार्थ से हम लोगों ने इस अर्धचालक को बनाया होगा, उसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यानी इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा या उधर से होगा तो उधर से आ जाएगा, इसका जो है स्थान ग्रहण कर लेगा। जैसे यहां पर हमने ले लिया है 4 वाला, देख लेते हैं। इसमें जैसे ही आप बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे, इसका एक स्थान यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला आएगा और ये यहां पहुंच जाएगा, यानी खाली स्थान उत्पन्न हो जाएगा। और इस खाली स्थान को क्या कहते हैं? हम कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोटर कहते हैं। और पी टाइप अर्धचालक में यही कोटर क्या होते हैं? वैद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी पी टाइप का अर्धचालक अगर हमको बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? किसी शुद्ध अर्धचालक में ऐसे अपद्रव्य को मिलाएंगे जिसकी संयोजकता कितनी हो? +3 हो या 3 हो। ठीक है। और अगर यहीं पर हमको एन टाइप अर्धचालक बनाना है तो ऐसे अपद्रव्य को मिलाएंगे जिसकी संयोजकता कितनी हो? 5 हो। और 5 होने के कारण उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। यानी अगर आपसे वो पूछ ले कि एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन के लिए कौन उत्तरदायी होगा, तो हम लोग क्या बताएंगे कि एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन वैद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होता है। और पी टाइप के अर्धचालक में वैद्युत चालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कोटर उत्तरदायी होता है। इस तरीके से हमारा एक प्रश्न 1 नंबर में आ जाता है।
और आशा करते हैं आप एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालकों को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। हो रहा है। हमारा अगला टॉपिक है पीएन संधि डायोड। हमारा अगला टॉपिक क्या है? पीएन संधि डायोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का। इसके बाद एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमारे पास। देखते हैं पीएन संधि डायोड को कि कैसे ये बनता है, कैसे इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, विभव प्राचीर क्या होती है, अवक्षय परत क्या होती है, परिसीमा क्या होती है। तो आइए पहले हम लोग बना लेते हैं पीएन संधि डायोड को। बच्चों हमारे पास क्या है? ये एक पीएन संधि डायोड का चित्र है, यानी एक पीएन संधि क्रिस्टल है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ ग्राही आयनों की अधिकता है और दूसरी तरफ क्या है? दाता आयनों की अधिकता है। जिस तरफ ग्राही आयनों की अधिकता है उसको हम लोग पी से क्षेत्र कहते हैं, जिस तरफ दाता आयनों की अधिकता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? यन क्षेत्र कह देते हैं। जहां पर ये दोनों क्षेत्र आकर के मिलते हैं उस पॉइंट को या उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी पी और एन के संधि वाले ही बिंदु को हम लोग क्या कह देते हैं? पीएन संधि कहते हैं। ये हमारी क्या है? अवक्षय परत है। पी क्षेत्र में क्या होते हैं? आवेश वाहक कोटर पाए जाते हैं तथा एन क्षेत्र में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी आप हम लोग ने अभी पीछे पढ़ा था कि पी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? कोटर पाया जाता है। और एन क्षेत्र में क्या होता है? किसके कारण वैद्युत चालन होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं और कोटर क्या हो जाता है हमारे पास? धनावेशित हो जाता है। अवक्षय परत, तो इसको देख लेते हैं बच्चा क्या है। संधि के दोनों ओर का वह क्षेत्र जहां चलनशील आवेश वाहक नहीं पाए जाते, चलनशील आवेश वाहक नहीं पाए जाते, यानी अवक्षय परत आप किसे कहेंगे? संधि के दोनों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चलनशील आवेश वाहक नहीं पाए जाते हम लोग अवक्षय परत कह देते हैं। तो हम लोग चित्र में देख रहे हैं भैया कि ग्राही आयन के एरिया में चलनशील आवेश वाहक कोटर है और यन क्षेत्र में
क्या है, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जहां पर हमारी अवक्षय परत बन रही है, यहां पर ये धनावेश है, इसके साथ ना ही इलेक्ट्रॉन है, और ये ऋणावेश है, ना ही इसके साथ क्या है, कोई कोटर लगा हुआ है। यानी ये क्षेत्र जहां पर आपको चलनशील आवेश वाहक या यानी इलेक्ट्रॉन या कोटर नहीं पाए जाएंगे, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कह देते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत की मोटाई जो है 10⁻⁻6 मीटर होती है। अवक्षय परत की जो मोटाई होती है बच्चा, वो कितनी होती है, 10⁻⁻6 मीटर होती है। तो हम लोगों ने ये क्या देखा, अभी ये देखा पीएन संधि डायोड का। अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह कैसे होता है, यानी वैद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, हम लोग इसको देखते हैं। पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह कैसे होगा, तो इसके लिए भैया क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है उसके कारण कुछ इधर से जो कोटर होते हैं इस संधि को पार करके इधर चले जाते हैं, और इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इधर आ जाते हैं। तो वैद्युत धारा यानी बहुत क्षीण वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तथा कोटर के आदान प्रदान के कारण जो धारा होती है वो क्या होती है, निरस्त हो जाती है। यानी इसमें कोई भी धारा तब तक उत्पन्न नहीं होती है जब तक बाह्य वैद्युत बल ना लगाए हम लोग। जो भी धारा उत्पन्न होगी, कोटर इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और अवक्षय परत पर दोनों लोग मिलकर के क्या हो जाएंगे, धारा का मान निरस्त हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन और कोटर मिलकर के जो भी धारा उत्पन्न होगी उसको क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। तो इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा, तो इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह तब होगा जब हम लोग क्या करेंगे, बाह्य बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाह्य बैटरी लगाएंगे। और बाह्य बैटरी लगाने पर धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो बाह्य बैटरी लगाने पर धारा का प्रवाह दो तरीके से होता है। पहला तरीका क्या होता है, अग्रभिनत, और दूसरा तरीका जो हमारे पास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पश्चाभिनत। कौन कौन से तरीके होते हैं वैद्युत धारा के प्रवाह के, तो अग्रभिनत और पश्चाभिनत। आइए चलते हैं और हम लोग देखते हैं किसको, अग्रभिनत को। अग्रदिशिक, अग्रदिशिक जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को, जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण क्षेत्र से, ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो संधि अग्रदिशक कहलाती है। तो संधि अग्रदिशिक कहलाती है। तो संधि अग्रदिशिक कहलाती है। कुछ कट तो नहीं रहा भैया, चलिए। अग्रदिशिक कब, जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो संधि जो है अग्रदिशिक कहलाती है। चलिए चित्र बनाते हैं इसका। पी क्षेत्र, यन क्षेत्र। तो भैया पी क्षेत्र में हमारे पास क्या होता है, आवेश वाहक होते हैं कोटर,
और यन क्षेत्र में हमारे पास आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। चलिए भैया, ये हमारे पास क्या है? पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है। अब हम लोगों ने क्या किया है, ये हमारी जो परिभाषा कह रही है वो कह रही है संधि के डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से हमने जोड़ दिया है और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया है। जैसे ही हम जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, यानी विद्युत वाहक बल स्थापित होता है, जिसकी दिशा क्या होती है? पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की तरफ होती है। और हम जानते हैं कि हम लोग जैसे ही संधि कराते हैं पी और एन क्षेत्र की, एक आंतरिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे ई आई यानी ई इनिशियल कह देते हैं, जिसकी दिशा क्या होती है? एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की तरफ होती है। इस बाह्य वैद्युत बल का मान आंतरिक वैद्युत बल के मान से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? पी क्षेत्र के कोटर कहां की तरफ, यानी संधि की तरफ, और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी क्या होते हैं? दोनों संधि की तरफ आने लगते हैं। और जब ये संधि की तरफ चलते हैं, यानी विद्युत वाहक बल जो हमारा बाह्य विद्युत वाहक बल है ये अत्यधिक होता है, इसलिए ये अवक्षय परत या जो संधि विभव प्राचीर है वो अप्रभावी हो जाती है और ये दोनों आपस में ही संयोग करके यही विलुप्त होने लगते हैं। और इन दोनों के विलुप्त होने के लिए, यानी परस्पर संयोग करके विलुप्त होते हैं, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए क्या होता है? बैटरी के यानी पी क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के समीप एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। पी क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के पास क्या होता है? एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है और उस सहसंयोजक बंध के टूटने से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा और एक कोटर उत्पन्न होगा। कोटर जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? एन क्षेत्र की तरफ चलने लगता है और जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है वो क्या होता है? सीधा बैटरी के धन सिरे में पहुंच जाता है। ऐसे चलते हुए क्या होता है? बैटरी के धन सिरे पर पहुंच जाता है। जो इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध टूटने से उत्पन्न होता है वो कहां पहुंच जाता है? यानी तार से होते हुए बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। और ठीक इसी समय जैसे यहां धन सिरे पर पहुंचेगा उसी समय क्या हो जाएगा? बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक सहसंयोजक बंध टूटता है तो कोटर इधर की तरफ और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तार से होते हुए धनावेशित यानी धन क्षेत्र की तरफ धन सिरे पर चले जाते हैं। उसी समय यहाँ ऋणावेश यानी ऋण क्षेत्र से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जो चलता है और क्या करता है? ऐसे चलते हुए जाता है और यहां पहुंच करके, इस सिरे से पहुंच करके जो सहसंयोजक बंध यहां टूटा था और एक कोटर चला था, उस कोटर को डिस्चार्ज करने के लिए यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन आता है और यहीं पर संयोग करके क्या होता है? विलुप्त हो जाता है। और जैसे ही विलुप्त हो जाता है फिर धारा का प्रवाह क्या होता है? होने लगता है। यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसी प्रकार से इसमें क्या होता है? वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। आशा करते हैं आप लोग ये समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं पश्च दिशक पर।
पश्च दिशक यानी उत्क्रम अभिनित, इसमें क्या होता है भैया, इसमें संधि डायोड के पी क्षेत्र को, डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा यन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। धन सिरे से जोड़ते हैं। क्या होता है भैया, इसमें पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। और इस प्रकार जो ये बनता है, हमारी जो युक्ति हमारी बनती है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उत्क्रम अभिनित या पश्च दिशक कहते हैं। बच्चों, हमारा ये पश्च दिशक यानी या उत्क्रम अभिनित का चित्र है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा पी क्षेत्र है, ये हमारा एन क्षेत्र है, ये हमारे कोटर है और ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही हम क्या करते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से पी क्षेत्र को जोड़ते हैं तथा बैटरी के धन सिरे से एन क्षेत्र को जोड़ते हैं, तो क्या होगा, कोटर जो होते हैं वो बैटरी के ऋण सिरे की तरफ, यानी क्या होते हैं, तार से होते, यानी ऋण सिरे की तरफ चलने लगते हैं। कोटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम बैटरी के जब हम बैटरी के ऋण सिरे से पी क्षेत्र को जोड़ते हैं तथा बैटरी के धन सिरे से यन क्षेत्र को जोड़ते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है, जिसकी दिशा क्या होती है, धन से ऋण की तरफ, यानी बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ होती है। और जो हमारा ये संधि डायोड होता है, पीएन संधि डायोड, इसके अंदर जो आंतरिक विभवांतर होता है उसकी दिशा भी क्या होती है, धन से ऋण की तरफ ही होती है, यानी इलेक्ट्रॉन से कोटर की तरफ होती है। और हमारा जो ये बाह्य वैद्युत बल है, बाह्य वैद्युत बल है, ये क्या होता है, अब की बार बड़ा होता है, पिछली बार भी बड़ा हुआ था, अब की बार भी। लेकिन आंतरिक वैद्युत बल और बाह्य वैद्युत बल दोनों ही एक ही दिशा में लग रहे होते हैं, इसलिए इस अवक्षय परत की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और बढ़ जाएगी तो धारा का प्रवाह यानी प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा तो धारा का प्रवाह कम से कम होता है। यानी जो पश्च अभिनित होता है इसमें बहुत क्षीण धारा बहती है और लगभग मिली एम्पियर में धारा बहती है। हमारी जो धारा बहती है पश्च दिशक में, उत्क्रम अभिनित में, वो कैसी होती है, मिली एम्पियर में बहती है। भैया इसमें क्या होता है, इसका जो इसमें क्या होता है, पी क्षेत्र के कोटर तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। क्या होते हैं, दूर जाने लगते हैं, यानी अवक्षय परत या संधि से दूर की तरफ जाने लगते हैं। और जब दूर जाएंगे तो क्या होगा, ये जो अवक्षय परत है हमारी, इसकी चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है, जिससे धारा एकदम क्षीण बहने लगती है। ठीक है, और इस अवस्था में धारा का प्रवाह बहुत कम होता है। पश्च धारा ताप तथा
आइए देखते हैं कि हम लोग जो है पीएन संधि का प्रतीक कैसे बनाते हैं। ये क्या है बच्चों, हमारा पीएन संधि का प्रतीक है। ये पी है और ये यन है। हमारा ये क्या है, पीएन संधि का, पीएन संधि डायोड का प्रतीक है। हमारा यह क्या है, पीएन संधि डायोड का प्रतीक है। कहीं पर अगर ऐसा बना हो तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, पीएन संधि डायोड है, जिसका यह भाग क्या होता है, एनोड होता है, और ये भाग क्या होता है, कैथोड होता है। ये भाग क्या होता है, एनोड होता है, और ये भाग क्या होता है, कैथोड होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने आज अग्रदिशक और पश्च दिशक यानी अग्रभिनत और उत्क्रम अभिनत के बारे में पढ़ा है। इसके दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी पीएन संधि और पीएन संधि डायोड अर्धदिष्टकारी, और इसके अगले भाग में यानी वीडियो के दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड वीडियो के दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, तथा पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, बातें समझ में आई हो, एक एक व्याख्याएं समझ में आई हो, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपके शेयर और सब्सक्राइब की हमको बहुत जरूरत है। आप क्लास को सब्सक्राइब करिए, यानी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को शेयर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और अपने सभी तैयारी करने वाले बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के पास इस वीडियो को भेजिए। ये 8 नंबर का चैप्टर है आपका, जिसके ऊपर आपको 2 वीडियो मिलेंगे। एक आज मिल रहा है और इसका जो दूसरा भाग होगा वो जल्द ही आपके बीच पहुंच जाएगा। वीडियो पर आप बने रहिए और जुड़े रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।